नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हम आज एक अहम विषय पर, एक अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और वो मौजू है, विषय है हमारा अल्पसंख्यकों की शिक्षाओं में मातृभाषाओं का क्या योगदान है, कितना महत्वपूर्ण है। इन सारे सवालों पे हम बात करेंगे कि आखिर अल्पसंख्यकों के शिक्षा में, मातृभाषा में शिक्षा देने से उनकी ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या बदलाव आ सकता है। साथ ही जो चैलेंजेस है, जो शिक्षा, मातृभाषा शिक्षा देने में जो आगे चैलेंजेस आते हैं, उसको दूर करने में किन किन लोगों की भूमिका अहम हो सकती है, चाहे सरकार हो, चाहे गैर सरकारी संस्था हो। यही सारी सवालों का जवाब हम इस खास कार्यक्रम में अपने ख़ास मेहमान से लेंगे। उनसे सबसे पहले आपकी तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अब्दुल बासित हमीदी, जो पटना कॉलेज के उर्दू विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा अब्दुल बासित हमीदी साहब कि अल्पसंख्यकों समुदाय के शिक्षा में मातृभाषा की क्या खास महत्वपूर्ण भूमिका है। इस सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सवाल जो आपने इंतखाब किया है ये बहुत ही माकूल भी है और बहुत वक्त के मुताबिक भी है। जी जी। सबसे पहले कि मादरी ज़बान, जिसको हम मातृभाषा बोलते हैं, इंग्लिश में मदर टंग बोलते हैं, किसी भी कौम के लिए वो रीढ़ की हड्डी साबित होती है। इसको यूँ समझें कि तालीम बुनियादी तौर पर सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन जो मातृभाषा के अंदर जो चीज़ें हम सीखते हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में सीखते हैं। इसको यूं समझें कि जब कोई बच्चा या बच्ची माँ की फीडिंग करती है तो बच्चा माँ के दूध के साथ जो सबसे पहले चीज हासिल करती है वो मादरी तालीम या मादरी एजुकेशन हासिल करती है, क्योंकि वो नेचुरल है। बाकी चीजें हम जो भी करते हैं वो अननेचुरल है। तो जाहिर सी बात है, जो चीज मादर है, मादरी जबान, मादर माने माँ हुआ करता फारसी में, तो माँ के साथ जब मैंने फीडिंग किया तो माँ के साथ जो मैंने जबान सीखी, जो भाषा सीखा, वो भाषा तो जाहिर सी बात है वो नेचुरल है। तो अल्टीमेटली है कि उसे इमोशनल के तौर पर, जज्बाती तौर पर आदमी का उससे एक लगाव होता है, और जिससे लगाव होता है वो हर चीज अच्छी होती है। अगर जिस जबान से हमारी लगाव बचपन से है, जिसकी माँ ने, मैंने मेरे कान में जो लोरी सुना जिस आवाज में, उसी आवाज में मुझको पढ़ने को मिल जाए, तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। और खुलासे के तौर पर मैं 3-4 पॉइंट आपको बता दूं कि बच्चा को जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, जो जहनी नश्व-नुमा होती है, जो ग्रोथ होता है, उत्थान होता है, वो बच्चों को रियल में मादरी जबान में ही हुआ करती है। उसके साथ साथ एक फिक्र जो होता है, थॉट होता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है जितना अच्छा मातृभाषा में होगा या मादरी जबान में होगा, वैसा डेवलपमेंट किसी भी जबान में नहीं हो सकता है। यही वजह है कि जो मुल्क मादरी जबान के अंदर एजुकेशन देते हैं वो उनका रेशियो, सक्सेस रेट और मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा हाई फाई होता है। ये आपने जैसा कहा कि मादरी भाषा यानी मातृभाषा में जो एजुकेशन दिया जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो इसी से एक जुड़ा सवाल ये है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को अगर मातृभाषा में ही तालीम दी जाए तो इससे उनको कितना लाभ मिल सकता है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जब बच्चे वो मादरी ज़बान में, मातृभाषा में पढ़ेंगे, तो मातृभाषा में पढ़ने के बाद जो सबसे पहले ये फीलिंग आती है कि जैसे कोई अंग्रेजी वाला आदमी, कोई मातृभाषा, मान लीजिए मेरी ज़बान उर्दू है, मैं उर्दू में पढ़ा हूँ, अब कोई सामने अंग्रेजी वाला है, वो अंग्रेजी बोल रहा है, मैं उर्दू जान रहा हूँ, तो अब हमको सबसे पहले एहसास कमतरी का शिकार मैं यहीं पहुँच जाऊँगा, अरे वो अंग्रेजी बोल रहा है, वो बड़ा आदमी है, मैं छोटा हूँ, तो इस एहसास से कमतरी की नौबत ही नहीं आएगी। सबसे पहला फायदा। और दूसरी बात कि जो आपकी मादरी ज़बान में, उसमें आप डूब के पढ़ेंगे और आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, कोई हैडल नहीं होगा, आप उसको आसानी, इजीली आप उसको टेकअप कर सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरी जबान सीखेंगे। यही वजह है कि जो बच्चे मादरी जबान में नहीं पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे की तालीम उर्दू में हुई या हिंदी में हुई और वो अचानक 5th-6th क्लास में जैसे उसको अंग्रेजी मीडियम कर दिया गया, आप उनसे पूछिए इसकी कमी और इसकी परेशानी का सबसे बेहतर वही आपको बता सकता है कि वो जैसे ही लैंग्वेज चेंज हो गया, क्योंकि जबान थी नहीं, तो इससे परेशानी हो सकती है। तो मादरी ज़बान की बहुत सारी अहमियत है। दूसरी अहमियत है कि जो अक़लियत होते हैं, जो मतलब अल्पसंख्यक होते हैं, उसका
एक उसकी एक पहचान होती है, जी, जी। उनका एक किरदार होता है, उनकी एक शनाख्त होती है, उनका एक दूर से लगता है ये फला कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनकी तहजीबी शनाख्त भी बाकी रहती है। और तीसरी बात ये कि जब आप मादरी ज़बान में कोई चीज़ हासिल करेंगे ना, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी आपको पैदा रहेगी, खुद एतमादी ख़त्म नहीं होगी। जी, जैसे आपने कहा, तो इसी से जुड़ा एक जो अभी बताया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति जो आई है, जी जी, उसमें मातृभाषा को लेकर क्या कुछ उल्लेख किया गया है इसी को लेकर? देखिए, न्यू एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बाद लोग कहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पहली बात। नंबर 2 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अगर आप मुताला करेंगे, जैसा कि मैंने खुद सिलेबस बनाया है, उसको मैंने मुताला किया, तो उसमें मादरी जबान ही नहीं बल्कि इलाकाई जबान पर भी बहुत ज्यादा फोकस है। उसको यूं समझें कि 5 तक पढ़ाने के बारे में ज्यादातर लोगों का, जैसे आप ने पढ़ा होगा यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को का पूरा फोकस है कि बच्चों की इब्तिदाई तालीम मादरी जबान में होनी चाहिए। तो उसका पूरा ख्याल मादरी जबान का यहाँ रखा गया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। और क्लास 8 तक आप मादरी जबान में तालीम दें, और तरजीही तौर पर 5th क्लास तक तो देना ही देना आपको। इससे क्या होगा, बच्चे जो है जो दूसरी जबानें पढ़ते हैं, दूसरी कौम की जबान पढ़ते हैं, तो उसमें जो उनको एक्सेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब मादरी जबान में पढ़ेंगे तो बच्चे एक्सेल करेंगे और आगे जाके उनका फॉर्मेशन और फाउंडेशन सब अच्छा हो जाएगा। जी जी। तो इसमें ये एक सवाल और आता है कि जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसका जिक्र किया गया है, तो सरकार और NGO जो जो संस्थाएं होती हैं, उनकी कितनी भूमिका होती है इस चीज़ को लेकर? इसमें कई तरह की चीज़ें हैं। सबसे पहले कि इसके बारे में कानून बनना चाहिए, कानून बने कि कानून बने और उसकी पॉलिसी इख्तियार की जाए कि मैंने ये कानून बनाया है कि 5th तक या 8 तक सब रियासत को, सभी स्टेट्स को मादरी जबान में तालीम, मातृभाषा में तालीम देनी है, और उसकी निगरानी भी सख्ती से की जाए। बहुत जगह देखिएगा डिपार्टमेंट चल रहा है, लेकिन जब उस पर किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तो वो समझ ही रहे हैं क्या हो जाता है। नंबर 2, निसाब जो होता है, सिलेबस और दरसी कुतुब की तैयारी जो हो रही है ना, वो उस पर भी पूरा फोकस किया जाए कि उसका सिलेबस तैयार किया जाए, और जो दरसी किताब है जो क्लास में पढ़ाई जाती है, वो क्लास भी मादरी जबान में तैयार की जाए, तभी तो बच्चे पढ़ेंगे। मैं पढ़ना चाह रहा हूँ मादरी जबान में, लेकिन किताबें नहीं मिलेंगी, तो मैं पढ़ूंगा कैसे? नंबर 3 है कि असातिज़ा किराम जो हैं, यानी जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनकी फराहमी होनी चाहिए, या उनके बारे में जैसे बहाली हुई है बहुत सारी टीचर्स की, तो उनको ट्रेनिंग दी जाए, और उन ऐसे असातिज़ा को बहाल किया जाए जो मादरी जबान में पढ़ाने के अहल हों, एलिजिबल हों। टीचर बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर टीचर हर चीज़ कर ले ऐसा मुमकिन नहीं है, तो उनको स्पेशली इसकी ट्रेनिंग दी जाए, और ऐसी ट्रेनिंग के बाद उनको इस काम के लिए डिपुट किया जाए कि आपको मादरी जबान में ही तालीम देनी है, तो बेहतरी होगी। और एक चीज़ और है कि ऐसे इदारों का क़याम हो जहाँ पे स्पेशली मादरी ज़बान में, यानी मातृभाषा में ही उस इदारे का क़याम हो, यानी इस्टेब्लिशमेंट हो, और वहाँ जाकर के मादरी ज़बान में ही तालीम होती हो, ऐसे इदारे भी कायम हो। और एक और पॉइंट कि कोई भी चीज़ बगैर बजट के नहीं होता है, माली मुआवनत भी चाहिए, यानी जो जैसे कोई प्राइवेट के बारे में हम आपको बताएंगे, ये तो मैं सरकारी बात कर रहा हूँ, और गैर सरकारी इदारे में जैसे NGOs आते हैं, तो NGOs के अंदर भी है कि सबसे पहली बात, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हम लोग बेदार नहीं हैं। अच्छा, इसी बात को आगे बढ़ाते जरा, प्रधानमंत्री जी के 14 सूत्री कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के मातृभाषा को लेकर शिक्षा का भी जिक्र है, तो ये कितना कारगर साबित हुआ है, इसको कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है इसको लेकर? सबसे बड़ी बात है, देखिए, कानून बनना, कानून होना, किसी सूत्र का पास हो जाना, कोई रूल बन जाना, ये अलग चीज़ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अलग चीज़ है, उस पर अमल कितना हुआ है। हाँ, काबिल कबूल है, लेकिन इस पर और मजीद सुधार की जरूरत है, थोड़ा इसमें और, वैसे बहुत बेहतर है, लेकिन इसके अंदर और बेहतरी दरकार है, और इसके ऊपर और अमल दरामद होना चाहिए अच्छे से। नहीं, लगातार सरकार तो प्रयास कर रही है, और आगे भी निरंतर इसको लेकर कोशिशें जारी है। एक चीज़ आपने जिक्र किया था शिक्षकों को लेकर, तो क्या शिक्षकों को ट्रेनिंग को लेकर क्या कुछ करने की ज़रूरत है जो बेहतर से बेहतर अल्पसंख्यकों को मातृभाषा को लेकर शिक्षा दी जा सके? जी, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे इसका जो माकूल जवाब ये है कि जो टीचर बहाल होते हैं, जैसे कोई मादरी ज़बान पढ़ाने के लिए, मातृभाषा पढ़ाने के लिए डिपुट होते हैं, वो अपना सब्जेक्ट छोड़ करके वो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने लगते हैं, तो पहला बुनियादी
गलती यही है कि जो आपको मिला है वो काम करिए, नंबर एक। ठीक है। जब तक चाहे सरकार कुछ भी कर ले, कितनी टीचर्स की बहाली कर ले, लेकिन जो अपना उसकी दायित्व है, उनकी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर अगर वो अमल नहीं करेंगे तो इसमें सुधार आना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए जो टीचर्स की बहाली होती है, तो मातृभाषा पढ़ाने के लिए जो टीचर का इंतजाम सरकार की तरफ से किया जाता है, उन टीचरों की ट्रेनिंग बाकायदा दी जाए, उसको बाइलिंगुअल बनाया जाए। उनको जैसे देखिए उर्दू अगर मातृभाषा एक है, मातृभाषा के साथ साथ जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, ठीक है ना, इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी है, तो 2 जबानों में से कोई एक जबान साथ में रखा जाए, ताकि आगे चलकर उनको किसी चीज की कमी का भी एहसास ना हो, और जो मातृभाषा है उसमें हम इसी को थोड़ा आगे हम लोग बढ़ाते हैं कि मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यकों के बीच क्या क्या अहम कदम उठाए जा सकते हैं। नंबर 1, आप इसके बारे में कोई वर्कशॉप कीजिए, सेमिनार्स कीजिए, और इसके बारे में आप नुक्कड़ नाटक भी कर सकते हैं। कहीं बार जो ड्रामा होता है तो वो करके बच्चों को, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। और सबसे बड़ी कमी जो समाज में क्या है ना, हम लोग अलर्ट नहीं है, बेदार नहीं है, हमारे यहाँ अवेयर की कमी है, अवेयरनेस की। क्या हमको बहुत कुछ सरकार करती है, लेकिन हमको नहीं मालूम है कि हम पढ़े लिखे नहीं है। और अगर जो पढ़े लिखे हैं उनको भी चाहिए कि हम अपने कौम को, समाज को, सोसाइटी को जगाएं और बताएं कि देखो ये काम करना है तो इससे ये होगा। तो सेमिनार कराइए, वर्कशॉप कराइए, डिस्कशन कराइए, मतलब नाटक नुक्कड़ वगैरह कीजिए, कुछ सभाएं कीजिए, इस तरह से भी हम अपनी बात को। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये है कि हम बिहार की बात करें अगर तो बिहार में मातृभाषा के बढ़ावा को लेकर अल्पसंख्यकों में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं अभी तक, अगर बात करें तो? अल्पसंख्यक के बारे में जैसे बहुत सारे, जैसे मातृभाषा के हवाले से बहुत सारे स्कूल्स भी हैं, चल रहे हैं। लेकिन सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन उस पे जो जितना इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना, उसमें थोड़ा सा अभी और सुधार। लगातार सरकार काम कर रही है, इसको लेकर फायदा भी हो रहा है। बहुत सारे टीचर्स की बहाली हुई, बहुत सारी मादरी जबान पढ़ाने वाले आए हैं, वैकेंसी बहुत सारी आई है। नहीं, काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन देखिए कोई भी काम एंड नहीं होता, लास्ट नहीं होता, एंडिंग नहीं होती। उस काम में सुधार की बहरहाल जरूरत रहती है, लेकिन बहुत काम हो रहा है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो क्या अल्पसंख्यकों में मातृभाषा में शिक्षा देने से जो सांस्कृतिक विरासत है इनकी, क्या उन्हें बचाने में ये इसका योगदान हो सकता है? बिल्कुल, एग्जैक्टली, कि ये जो हमारी जबान है वो हमारी तहजीब, हमारी सभ्यता का हिस्सा है। जी, हम जो जबान बोलते हैं या हमारा जो एक सभ्यता हमारी है, तो हमारी सभ्यता का जो ये जबान हमारी है, हमारी जो भाषा है, उसका लाजमी जुज है। जी, बिल्कुल, उसको आप अलग नहीं कर सकते। अब जरा सोचिए कि अगर हम अपनी जबान में पढ़ेंगे तो हमारी तहजीब, हमारी सभ्यता भी बाकी रहेगी, और हम अपने दूसरे भाई बहनों के साथ भी मुकाबला, कंपटीशन में उतर सकते हैं। और आपको एक मिसाल देकर समझाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद में कोई डॉक्टर लड़की बनी, एक लड़का आईएएस बना, ठीक है, वो पूरी की पूरी जबान अपनी मातृभाषा में उसने तालीम हासिल करके वहां तक पहुंचा, और आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या है, ये इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि अगर अपनी जबान, अपनी जबान मतलब मदर टंग, मातृभाषा में अगर आप हासिल करेंगे तो आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो भी क्या कहना, और आप कभी भी किसी फील्ड में किसी से कम नहीं रहेंगे। इस बात को मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो जिस तरह से मातृभाषा की बात हो रही है, बहुत जगह देखा जाता है कि लोग इसको तरजीह नहीं देते हैं, है ना, इसको सोचते हैं कि आज के ज़माने में इस भाषा का उतना अहमियत नहीं है। वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले वो एहसास कमतरी के शिकार हैं। अपने एहसास कमतरी को दूर करिए। यानी आप ये सोच रहे हैं कि मैं उनसे अच्छा नहीं हूँ। अगर ये बात अच्छी ना होती तो हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं या थिंकर्स हैं, अक्सर ने कहा है कि बच्चा को पढ़ाइए मातृभाषा में। गांधी जी ने खुद लिखा है कि बच्चों की तालीम मादरी जबान में होना चाहिए 5th तक बुनियादी तौर पर। क्यों लिखा है? क्योंकि वो लोग खुद एजुकेशन माहिर तालीम थे, भाई शिक्षाविद थे। आखिर बच्चों का स्टडी किया तभी तो बताया कि मादरी जबान के बगैर आपकी तालीम न तो अच्छी हो सकती है, न तो आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। और इसी से रिलेटेड अगला सवाल ये होगा कि मातृभाषा में जिस तरह से अगर शिक्षा दी जा रही है उसको और बढ़ावा देने के लिए क्या जो अभिभावक हैं उनका क्या रोल होता है बच्चों में? अभिभावक जो है इंटरेस्ट पैदा हो उनके अंदर। हाँ, तो उसके लिए बस वही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको मतलब जिस तरह एक तहरीक चलती है, एक आंदोलन चलता है, हम अपने हक के लिए आंदोलन करते हैं, तो इसको भी, शिक्षा को भी एक आंदोलन बना दिया जाए। इसके लिए आपको बार बार अपने कस्बे में, जैसे मुखिया जी होते हैं,
मुखिया जी बहुत सारे काम अपने समाज बताते हैं, गांव में बताते हैं, उसी तरह मुखिया जी हो या कोई भी हो, सरकारी आदमी हो या गैर सरकारी हो, उनको ये काम डिप्यूट किया जा सकता है कि अपने समाज में, अपने गांव में, कस्बे में इसके बारे में प्रचार प्रसार कीजिए। जितना प्रचार प्रसार होगा उसका भी फायदा इसको मिलेगा। लेकिन ज़हनी तौर पर लोगों को जागना चाहिए कि हम मातृभाषा हमारे लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, इसके बगैर हमारी तरक्की सच माने में नहीं हो सकती अच्छे से। अच्छा, जिस तरह से एजुकेशन दिया जाता है स्कूलों में, ये तो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, उनकी बुक्स है, तो उनमें मातृभाषा का कितना उपयोग हो रहा है, लोग कितना उस इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कितना फ़ायदा हो रहा है? जी जी, एनसीईआरटी जो किताब है ना, रियल में देखा जाए कि अगर किसी को किताब कहा जाए तो एनसीईआरटी है, या बिहार वगैरह में एससीईआरटी है, उसी को देखा उसी के मुताबिक तैयार की जाती है। एनसीईआरटी किताब की एक अपनी अहमियत है। अगर एनसीईआरटी किताबों का आज समाज में, अभी बिहार में देख रहा हूँ बहुत सारी स्कूलों में एनसीईआरटी के निसाब को शामिल कर दिया गया है, तो उसका बहुत बड़ा फायदा है। उसका सबसे पहला फायदा है कि हम लोग स्टेट लेवल से उठ करके हम नेशनल लेवल पर सोचने के काबिल बन जाएंगे। और हम जो है यहाँ एससीईआरटी से तैयारी करते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुखर्जी नगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो क्यों नहीं हम आज से ही एनसीईआरटी पढ़ें कि आगे जाके हमको ट्रैक चेंज ना करना पड़े। तो एनसीईआरटी की किताबों में क्या ये मातृभाषा में अवेलेबल है ऐसी किताबें? एनसीईआरटी की किताब है उर्दू जबान में, मातृभाषा बहुत सारी किताबें हासिल है। बल्कि आप दिल्ली में जहाँ इसको चाहेंगे कि थोड़ा सा और किन किन भाषाओं में, किन किन सिलेबस में मातृभाषा में किताबें मौजूद हैं? हमारी समझ से, हमारे मुताले की रोशनी में इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़कर, जैसे सरकार की पॉलिसी है कि इसमें भी किताबें तैयार की जाएं मादरी जबान में, यानी मातृभाषा में, लेकिन आज भी बहुत सारी किताबें, आप सोशल साइंस देख लीजिए, मैंने खुद पढ़ी है, ठीक है, मैंने एनसीईआरटी किताबें पढ़ी है, सोशल साइंस किताब सारी उर्दू में है। अच्छा, एक चीज, ये तो उर्दू की बात हो गई, इसके अलावा भी अल्पसंख्यक और हैं, ईसाई हैं, पंजाबी हैं, तो इन लोगों की क्या मातृभाषा में किताबें मौजूद हैं? देखिए, ईसाई हैं, उनकी ज़बान इंग्लिश है, तो उनको तो ज़्यादा परेशानी होती नहीं है कि सारी किताबें इंग्लिश में उनको है। जी जी। अब जैसे सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ये तमाम के तमाम लोग अकलियत में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं, इनकी तरफ भी जैसे बंगला है या जो भी मादरी ज़बान है इनकी, तो जो किताब है या ये जिन लोगों का मैंने तबका का नाम, ग्रोह का नाम लिया मैंने, हाँ ना, समुदाय का नाम, इन समुदाय में भी काम हो रहा है, लेकिन मतलब इस पर अभी फिलहाल उस पर। अच्छा, जिस तरह से हमारा देश है, अलग अलग समुदाय हैं, अल्पसंख्यक हैं, कई भाषाएं हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे एक रुझान देखने को नहीं मिलता है, इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता है अपनी मातृभाषा को लेकर। या ये कहाँ आप देखते हैं कभी इसको लेकर? आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, उसकी वजह नहीं है। अगर देखा जाए ना, ये मेंटली तौर पर, यानी ज़हनी तौर पर एक तरह की बीमारी है, या इसे कहिए कि कमी का उसको एहसास होता है। आप यकीन न मानेंगे, मैं खुद देखता हूँ, मैं उर्दू बोलता हूँ, मुझे अंग्रेजी भी अच्छी खासी आती है, लेकिन मैं उर्दू बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? कि मैंने माँ के दूध के साथ मैंने ये जबान पी है, तो मुझे बोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ वाली फीलिंग भी ला रहा हूँ, मेरी माँ भी मेरे साथ है। ये अगर जब सेंस डेवलप हो जाए किसी का, तब तक, जब तक देखिए कुछ चीज़ें होती है ना, उसका ताल्लुक मेंटली होती है, ज़हनी तौर पर होती है। इसी जैसे पहाड़ी बोलते हैं लोग अपने, जो हिंदी बोलते हैं, या चल जाएं कन्नड़ बोलने वाले या बंगाली बोलने वाले, ये लोग भी ऐसा ही महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको मैं एक बहुत अच्छी बात मैंने इशारा कर दिया। मैं जब जेएनयू में पढ़ता था, रिसर्च कर रहा था, तो बंगाल के लोगों को मैंने देखा कि वो कितनी अच्छी अंग्रेजी जानते हैं। बंगाल की इंग्लिश बहुत अच्छी है, वहाँ के लोगों की इंग्लिश अच्छी खासी है, लेकिन वो जब भी बोलेंगे बंगाली बोलेंगे। आप आसाम चले जाइए, असम के लोग जब बोलेंगे तो असमी बोलेंगे, आसामी जबान में। क्यों बोलते हैं असमिया में? इसलिए बोलते हैं, उनके अंदर जो फीलिंग आती है, जो एहसास और जज्बात से उसका जुड़ाव है, वो नहीं आता है। और नेशनल लेवल पर आपने बात की कि नेशनल लेवल के तौर पर जैसे अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी के बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना एक वो सवाल है कि अंग्रेजी जो है ना, उसके सामने कोई जबान नहीं है। जबानें कभी भी मुकाबले के लिए नहीं होती है, हर जबान अपनी जगह यूनिक होती है, और जो चीज़ें यूनिक होती है उसका कंपैरिजन नहीं किया। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जेएनयू में जाते हैं, आपको यूएनओ में जाते हैं तो हिंदी में भाषण देते हैं, तो इसका भी असर पड़ता है। जाहिर सी बात है, उनकी वो मदर टंग, उनकी मदर टंग भी तो हिंदी हो गई ना, इसलिए बोलते हैं। बल्कि आप यकीन मानिएगा कि जैसे आपने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, बहुत बड़ी शख्सियत उनकी थी, कई जबानों, 17 जबान के वो माहिर थे। आप उनके साथ साथ, लेकिन फिर भी अपना बिल्कुल ये बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको मैं उसी से रिलेटेड एक वाकया बताता हूँ। मौलाना अबुल कलाम आजाद, बेहतरीन स्कॉलर, पहले एजुकेशन मिनिस्टर हमारे आपके, ठीक है। उन्होंने एक मरतबा, वो अंग्रेजी भी अच्छी खासी जानते थे, एक मरतबा लेक्चर दे रहे थे उर्दू जबान में, तो एक अंग्रेज ने कहा कि
इसका ट्रांसलेट कर दीजिए, किसी और से कहा तो दूसरे आदमी ने ट्रांसलेट कर दिया उनके उर्दू को। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब से कहा कि आपने मेरी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से किसी अंग्रेज ने कहा, ठीक है, आपने उर्दू में क्यों तकरीर की, आप अंग्रेजी में भी तो कर सकते थे, ये ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि जब तुम अपनी अंग्रेजी को नहीं छोड़ सकते हो तो क्या मैं अपनी मादरी जबान उर्दू को तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूँ? हरगिज नहीं छोड़ सकता। ये होती है मादरी जबान की ये चीज, ये होती है, इसका इंपॉर्टेंस देखिए। तो नेशनल लेवल पे है और सरकार जो कर रही है, इस कदम बढ़ा रही है, इकदामात कर रही है, तो आगे चल के इसके अच्छे नताइज। एक सवाल और बेहद अहम हो जाता है इस सिलसिले में लेके कि क्या मादरी ज़बान में शिक्षा देने से अल्पसंख्यकों में उनकी शिक्षा दर में वृद्धि हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। उसकी वजह सबसे पहली बात है कि जिसको कहते हैं ना उर्दू में उनसियत, जैसे उनसियत यानी मानूस हो जाना। तो जैसे वो बच्चे को मादरी तालीम में, मातृभाषा में जैसे उनको पढ़ाया जाएगा तो उसको लगेगा ना अरे यार ये तो अम्मी वाली जबान है, फौरन उसको ये फीलिंग आएगी। और जब हमको पता चले ये मेरी माँ से इसका रिलेशन है, तो जब मेरी खाला हो, मेरे मामा हो, तो उनसे आदमी को थोड़ा बहुत लगाव हो जाता है। तो जब हमको पता चलेगा कि मुझे मादरी जबान पढ़ाया जाए तो उसको एहसास भी नहीं होगा और उसमें बहुत डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा वो जी। और 100% सही है ये बात। जी 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 जी। तो इसी से आगे और सवाल हम लेते हैं कि अल्पसंख्यकों समुदाय में जो मातृभाषा में हम एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा है कि बढ़ावा दिया जाए, तो इससे और कितना आगे इन लोगों की शिक्षा बढ़ती है, कितना इंटरेस्ट आता है? गांव कस्बों में आप देखते होंगे कि बहुत बच्चे स्कूल ही नहीं जाते या उनके अभिभावक इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, लेकिन अगर मातृभाषा में अगर उनसे कांटेक्ट किया जाए, स्कूलों में वो रखा जाए, तो उनका कनेक्टिविटी थोड़ा बनेगा, उनके बीच बनेगा। लेकिन उसके लिए वही ना, जागरूकता जरूरी है। जैसे बच्चे को सबसे पहले ये बता दिया जाए कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या जो भी मातृभाषा है ये सब एक है, सब बराबर लेवल। जैसे आपने कहा था कि नुक्कड़ नाटक कराया जाए जिससे अभिभावक भी देखे, सारा समाज देखे, वहाँ पे हर वो चीज किया जाए जो अवाम में पबलिकली वो चीजें फेमस हो। जैसे मान लीजिए कोई नुक्कड़ नाटक करता है, हम खुद कॉलेज से जा रहे हैं पढ़ा करके, कहीं देखा कि कोई बच्चे लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, नुक्कड़ कर रहे हैं, तो आदमी जो है ना वहां पर खड़ा हो जाता है। और नहीं भी जानने का हो तो एक आदमी फनी तौर पर आदमी उससे कुछ सीख लेता है। और जब तक एजुकेशन को फन नहीं बना दिया जाए, फन खेलने, हंसने, खेलने की चीजें, तब तक एजुकेशन में ग्रोथ जो है ना, उसको बच्चों को उसी तरह खेल कर करके बच्चा बताया जाए और इसके लिए जागरूक किया जाए समाज को, तो बहुत फायदा होगा। अच्छा, ये मातृभाषा को लेकर जो है अल्पसंख्यकों में खासकर क्या चुनौतियां हैं जो आप, जाहिर सी बात है इसके लिए काम भी कर रहे हैं और देखते भी होंगे, तो इसको लेके बढ़ावा देने को लेकर क्या कुछ चुनौतियां सामने आती हैं? उसमें 2-4 चीजों को मैंने इशारा किया था। सबसे पहली चीज है कि जो मातृभाषा पढ़ाई जाए वो प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू सिलेबस, उसकी किताबें मार्केट में हमें मिल जाए आसानी से। ठीक है, तो सिलेबस की तैयारी हो, सिलेबस में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वो किताबें हमें अवेलेबल हों। और नंबर 2 जो है ना, मादरी जबान को अक्सर जो लोग को इल्म के मतलब लैंग्वेज के बारे में, मातृभाषा के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंस का इल्म नहीं है, उसकी अहमियत नहीं जानता, उसकी महत्ता नहीं जानता, उनको बताई जाए, मादरी जबान के बारे में बताया जाए कि मादरी जबान होती क्या, मातृभाषा होता क्या है। और नंबर 3 जो सबसे बड़ी चीज है ना, कि जो जदीद है, जो आज की जबान है, यानी बिल्कुल मॉडर्न जो एजुकेशन है, जैसे साइंस है या अभी रॉकेट साइंस है, ये तमाम चीजों में तो मातृभाषा में वो किताबें नहीं मिलेंगी। तो एक जबान से दूसरी जबान में जो किताबें तर्जमा की जाती हैं, हाँ, अनुवाद की जाती हैं, उसमें कुछ परेशानियां हैं। क्या परेशानियां हैं? कि उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी का यूज होता है, जिसको हम इस्तिलाहात बोलते हैं, तो इस्तिलाहात के लिए बाज़ाब्ता कमेटी बने कि मॉडर्न जो एजुकेशन है या जो हमारा ब्रांच है, उसके अंदर जो अल्फाज, वर्ड्स यूज होते हैं, जो हमारा टर्मिनोलॉजी यूज होता है, उस टर्मिनोलॉजी के लिए हमारे जो मातृभाषाएं हैं, चाहे वो किसी भी कौम से रिलेटेड हो, उसमें किताबें तैयार की जाए, जिसकी अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। एक चीज और है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, चाहे कोई भी हो, वो इकोनॉमिकली तौर पर, सोसाइटी के तौर पर, सोशली उनको वो स्टेटस नहीं मिल पाता है कि अपने बारे में वो सवालात नहीं कर पाते हैं कि मतलब हमको भी कुछ मिलना चाहिए, हम भी आपके बराबर हैं। इन तमाम चीजों की वजह से ये सब चैलेंजेस हैं। जी। तो जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, तो सरकार ने तो बहुत सारी नीतियाँ लाई ही हैं कि इनको दूर किया जा सके। तो इन नीतियों का कितना फायदा हो रहा है कि हाँ, ये अब धीरे धीरे दिख रहा है, बदलाव दिख
दिख रहा इसको? अभी देखिए, एजुकेशन का तो बढ़ावा देश में भी है और अपने राज्य में भी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसकी तरफ ना लोगों को सिर्फ अवेयर करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले अवेयर किया जाए। और वो अवेयर कैसे होंगे? अवेयर कैसे होंगे कि आप उसको, जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अखबार में लिखें। अभी हम लोग टेलीविजन बैठे हैं, हम लोग टेलीविजन से समाज को बताएं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो नाटक करके दिखाएं। जो लोग जहां हैं, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में समाज के ऐसे लोगों को के पास अपनी बातें रखें। तो ये कई लेवल पे होंगे, कई सतह पे। जब तक एक सतह पे करेंगे कोई नहीं समझेगा, तो कई सतहों पर उतर के करना पड़ेगा, तभी जाके बेदारी आएगी, अवेयरनेस आएगा, तब जाके हम उसकी तरफ उसको हम अचीव कर सकते हैं, उस गोल को पूरा कर सकते हैं। आप तो लगातार इसके लिए कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं, बच्चे भी आपके साथ आते होंगे। क्या वजह रही है जो मातृभाषा को लेकर बच्चों में खासकर थोड़ा सा रुझान कम हुई है पिछले दिनों में? और इसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? वक्त की कमी है, तो छोटा सा जवाब आपसे। जी कहने का मतलब है, इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि लोगों का जो मेंटली तौर पर, ज़हनी तौर पर इनको मतलब बार बार बोल के बताना पड़ेगा कि नहीं, हमारे मातृभाषा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बताना पड़ेगा। और दूसरी बात है, जो आदमी जिस जगह है वहां पर उसके सुधार की कोशिश करे और उसको बताए। और याद रखिएगा, जैसे गांधी जी ने कहा था कि हर आदमी अपने बारे में अवेयर हो जाए, अपने को सुधार ले, वो दुनिया सुधार। चलिए, खुद को सुधार ले और इसलिए तो दुनिया बदल सकती है। तो ये हमने आज चर्चा किया। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अब्दुल बासित हमीदी साहब हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ये विषय पे हमने बेहद चर्चा की कि किस तरह से अल्पसंख्यकों में मातृभाषा की जो शिक्षा है कितनी ज़रूरी है और उसका कितना प्रभाव उनकी ज़िंदगी में पड़ता है। साथ ही आने वाले दिनों में इसका असर भी उनके जो एजुकेशन अचीवमेंट होते हैं उस पर भी काफ़ी प्रभाव रहता है। तो अगले कार्यक्रम में हम किसी और विषय पर फिर से चर्चा करेंगे किसी और गेस्ट के साथ। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।